नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उमेश पाल केस में फरार असद और गुलाम को यूपी एसटीएफ ने मार गिराया। उमेश पाल के परिवार ने कहा इंसाफ मिला। सीएम योगी डिप्टी सीएम मौर्य ने एसटीएफ को दी शाबाशी। कहा अपराधियों का युग यूपी में समाप्त। विपक्षी नेताओं को जोड़ने की मुहिम पर नीतीश। दिल्ली में लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी और डी राजा से की मुलाकात। इधर अमित शाह से मिले जीतन राम मांझी। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में आखिरी घंटे में रिकवरी। सेंसेक्स निफ्टी लगातार 9वें दिन बढ़त पर बंद। बैंकिंग शेयरों में अच्छी खरीदारी। आईटी इंडेक्स 2% से ज्यादा फिसल कर बंद। 71,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। पीएम मोदी ने रोजगार मेला स्कीम में जारी किए एम्प्लॉयमेंट लेटर। कहा युवाओं को मौका देने के लिए सरकार संकल्पबद्ध। कोरोना के नए मामलों को डराने वाली रफ्तार। 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा मरीज। दिल्ली में 1150 केस। एम्स में मास्क पहनना अब अनिवार्य। बेमौसम बारिश के बाद भीषण गर्मी की मार। अगले 5 दिन तक रहेगा हीट वेव का प्रहार। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश में स्कूल बंद। नए तेवर और कलेवर में लैम्बोर्गिनी की नई यूरस एस लॉन्च। शोरूम कीमत है 4.8 करोड़ रुपए से शुरू। 1 घंटे में पूरा 305 किलोमीटर का सफर। खबरों की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और शूटर गुलाम को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से दोनों ही फरार चल रहे थे। उत्तर प्रदेश के झांसी शहर हुई मुठभेड़ में इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। दोनों के पास से विदेशी हथियार भी बरामद किए गए हैं। इन दोनों पर फरारी के बाद से 5-5 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया गया था और आज मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया। आज काफ़ी मेहनत के बाद एसटीएफ की टीम ने फाइनली इनको ट्रैक डाउन करने में इनको सफलता प्राप्त हुई। हमें पहले से जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, तो एसटीएफ टीम पूरी तैयारी के साथ थी। और झांसी में आज जो मुठभेड़ हुई है इसमें असद और गुलाम जो इस घटना के प्रमुख शूटर्स थे वो मारे गए हैं। इस घटना को पूरे देश ने लगभग लाइव देखा था क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस उपलब्ध थे और किस तरह से इस पूरे गैंग ने कार्रवाई की थी। ऐसे व्यक्ति को जो उनके खिलाफ गवाह था और उसको पुलिस की सिक्योरिटी प्राप्त थी, 2 गनर्स थे, उसको तथा उसके दोनों गनर्स को मार दिया था। ऐसे व्यक्ति को पकड़ना बहुत आसान नहीं था, लेकिन फाइनली आज ट्रैक डाउन करके इनके साथ जो इनकाउंटर हुआ उसमें दोनों मारे गए। वहीं एनकाउंटर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घटना की पूरी जानकारी विस्तार से दी है। सरकार शुरू से ही जीरो टॉलरेंस की नीति ऐसे माफियाओं और दुर्दांत अपराधियों के प्रति एक विशेष अभियान छेड़ रखा है। सूचना के आधार पर जब कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया गया तो उस दौरान दोनों तरफ से गोलियां चली और उस पुलिस ऑपरेशन में अभियुक्त मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई। एसटीएफ और पुलिस की कार्रवाई की तारीफ सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी की। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये ऐतिहासिक है। उन्होंने ये भी कहा कि अब साफ हो गया है कि यूपी में अपराधियों का युग समाप्त हो गया। कि इस प्रकार का अपराध करने वाले को यह आज संदेश गया है कि ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। अगर यहाँ अपराध करोगे तो कोई बचा नहीं पाएगा, सजा भुगतनी पड़ेगी। और वह सजा 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वह कोर्ट में सरेंडर करते, पुलिस पैरवी के आधार पर उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाने का काम होता, अन्यथा पुलिस जब पकड़ने जाएगी और पुलिस पर गोली चलाएंगे तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है। आज वह दोनों हत्यारे मुठभेड़ में ढेर हुए। तो मुख्तार अंसारी भी डरा हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, जो अपराध करे उसे डरना चाहिए, लेकिन जो जेल में है वो कोर्ट में जाएगा। जो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट जो सजा सुनाएगी उसके हिसाब से उसको सजा दिलाने का काम किया जाएगा। लेकिन अपराध करने वाले अब ये समझ लें कि अपराधियों का संरक्षण करने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार अब उत्तर प्रदेश में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार।
वहीं दूसरी तरफ असद के एनकाउंटर पर उमेश पाल की मां और पत्नी दोनों ने ही कहा कि योगी राज में देर है पर अंधेर नहीं है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी कि वो पिता समान सब है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है। इन सब के बीच माफिया अतीक अहमद के लिए आज का दिन बेहद मुश्किलों भरा रहा। एक तरफ तो यूपी एसटीएफ ने उसके बेटे असद अहमद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने अतीक की 7 दिनों की रिमांड भी मंजूर कर ली है। पुलिस ने कोर्ट से पूछताछ के लिए 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। बताया यह जा रहा है कि पेशी के दौरान बेटे के एनकाउंटर की खबर सुनकर अतीक अहमद कोर्ट में ही बेहोश हो गया था। इधर एनकाउंटर पर सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपाई कोर्ट में विश्वास ही नहीं करते। आज के और हालिया एनकाउंटरों की भी गहन जांच पड़ताल हो, दोषियों को छोड़ा ना जाए। सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं होता है। वहीं इस मुठभेड़ पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संविधान और कानून का एनकाउंटर बताया है। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है, अदालत किस लिए है, सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है, जजेस किस लिए है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। जजेस क्या काम करेंगे फिर? और एनकाउंटर की खबरों के बाद अब बात करेंगे विपक्षी एकता की, जहां कल से ही मुलाकातों का दौर जारी है। बात दिल्ली की, जहां दौरे पर नीतीश कुमार का सियासी मुलाकातों का दौर लगातार चल रहा है। आज नीतीश कुमार ने वाम दलों के नेताओं के साथ मुलाकात की। सपाई के महासचिव, यहां पर सीपीआई के महासचिव डी राजा और सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी आज उनसे मिलने के लिए पहुंचे। मुलाकात के बाद डी राजा ने कहा कि नीतीश कुमार धर्मनिरपेक्ष दलों को साथ लाने की कोशिश का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि लक्ष्य 2024 के चुनाव में बीजेपी को हटाने का है। तो वहीं सीताराम येचुरी ने यह भी कहा कि देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए 2024 में बीजेपी को हराना है। हमारी पार्टी और वामपंथियों की रुझान हर समय रही है कि जितने धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, जनवादी पार्टियां हैं, सबको इकट्ठा होने की जरूरत है। आज अपने देश को, संविधान को और जनतंत्र को बचाना है और इसके लिए बीजेपी और इस सरकार को हराने की जरूरत है 2024 के चुनाव में। ये हमारी रुझान हर समय रही थी। बाकी पार्टियों से बातचीत भी हो रही है और ये प्रोसेस अब जो है एक मोमेंटम पकड़ चुका है और वो आगे बढ़ेगा। इधर बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतनराम मांझी ने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह से मुलाकात के बाद जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार की तारीफ की है। जब मांझी से नीतीश के दिल्ली दौरे को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये उनका मिशन है, वे अगले मिशन पर हैं और अच्छी बात कर रहे हैं। तो वहीं अच्छे लोगों से अच्छी मुलाकात भी वो कर रहे हैं। आपको बता दें कि मांझी की पार्टी नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार में शामिल है और शाह से मुलाकात से पहले उन्होंने कहा था कि उनकी ये मुलाकात गैर राजनीतिक होगी। वो सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, राजनीति में ऐसा बहुत कम होता है जब किसी के साथ रहने के लिए कसम खाई जाती है और हमने कसम खा लिया है कि नीतीश कुमार के साथ हम रहेंगे जहां वो रहेंगे। तो आज वो जहां हैं उनके साथ हम हैं। और जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, नीतीश कुमार में सारा गुण है प्रधानमंत्री होने का और वो बहुत ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। और राजनीतिक खबरों के बाद अब बात बाजार की करेंगे, जहां वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में आखिरी घंटे में रिकवरी रही। सेंसेक्स निफ्टी लगातार 9वें दिन आज बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 38 अंक चढ़कर आज 60,431 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 16 अंक चढ़कर 17,828 पर बंद हुआ। आज टीसीएस के नतीजों के बाद आईटी इंडेक्स 2% से ज्यादा फिसल कर बंद हुआ है। बाजार का पूरा हाल जानने के लिए चलते हैं यतिन के पास। यतिन, सबसे पहले तो बताइए आज के हाइलाइट्स क्या क्या रहे बाजार के।
देखिए, आज अगर हम बाजार की बात करें तो 9वां दिन था जब बाजार गेंस के साथ बंद हुआ। इनफैक्ट डेज लो से लगभग 100 पॉइंट की रिकवरी हमने बाजार में देखी, क्योंकि आईटी स्टॉक्स में ज्यादा प्रेशर बन रहा था। इनफैक्ट आज टॉप लूजिंग सेक्टर आईटी था, क्योंकि टीसीएस के कमजोर नतीजों के बाद पूरा का पूरा आईटी पैक आज लाल निशान के साथ बंद हुआ। ऑब्वियसली अगर हम तेजी की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर ने बहुत बड़ा सपोर्ट आज बाजार को प्रदान किया। पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स दोनों में ही खरीदारी देखी गई, और इसके अलावा रियल एस्टेट शेयरों में भी आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्सेस की बात करें, एनएससी के मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्सेस, यहां भी आपको 0.2% की तेजी आती हुई दिखाई पड़ी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बाजार का ब्रॉडली 1:1 रहा। जी, इसके अलावा सेक्टर्स की अगर बात करें तो सेक्टर्स और शेयरों में सबसे ज्यादा एक्शन कहां देखने को मिला? देखिए, निफ्टी गेनर्स की बात करें तो आज ऑटो स्टॉक्स का निफ्टी पे दबदबा था। आइशर मोटर्स में आपने अच्छी खासी तेजी देखी, क्योंकि यहां गोल्डमैन सैक्स का 3600 रुपए के ऊपर के टारगेट्स वाला रिपोर्ट आया। एचडीएफसी लाइफ, इंडसइंड बैंक और अपोलो हॉस्पिटल्स और दूसरे स्टॉक्स हैं यहां लगभग 2-2% की तेजी आती हुई दिखाई पड़ी। लूजिंग साइड पे ऑब्वियसली आईटी स्टॉक्स आपको दिखेंगे, इन्फोसिस, टीसीएस। इन्फोसिस इनफैक्ट रिजल्ट के पहले आपने 3% का कट देखा है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज और टेक महिंद्रा दूसरे वो आईटी स्टॉक्स थे जहां मुनाफा वसूली बहुत ही ज्यादा हावी हुई। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो यहाँ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक दिखेगा, क्योंकि यहाँ आपको एमडीसीओ का एक्सटेंशन आरबीआई की तरफ से होता हुआ दिखेगा। एनएचपीसी, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया वो दूसरे पीएसयू बैंक्स थे जहां अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। ओवरऑल अगर हम बैंकिंग की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ तेजी तो थी, लेकिन मिड कैप आईटी में मंदी थी, तो यहाँ पर्सिस्टेंट सिस्टम जैसे स्टॉक्स, एम्फोसिस जैसे स्टॉक्स में थोड़ा बहुत दबाव देखा गया। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका यथिन। और ये तो रही बाजार की बात, और अब डायमेंशंस कंसल्टिंग के सीईओ अजय श्रीवास्तव का कहना है कि इस साल मॉनसून पर खास फर्क नहीं पड़ेगा, साथ ही सरकार का फोकस ग्रामीण इकोनॉमी पर रहेगा, इसलिए इस साल एग्रीकल्चर शेयरों में अच्छी खरीदारी हो सकती है। एग्री स्टॉक्स के अंदर में हमारे हिसाब से अच्छी बाइंग बन सकती है, बिकॉज ये स्टॉक काफी करेक्ट हो चुके हैं, इनकी ट्रेजेक्ट्री अच्छी है, गवर्नमेंट की फोकस है एग्रीकल्चर के ऊपर में। उस हिसाब को देखते हुए डिमांड वाइज तो मुझे प्रॉब्लम नजर नहीं आती। ये कंपनियां जो हैं, जो साइंस पे एग्रीटेक कंपनियां हैं, इस पे हमारा काफी कॉन्फिडेंस है कि अगले 12 से 24 महीने के अंदर में ये अच्छा रिटर्न देंगी, बिकॉज इलेक्शन ईयर के अंदर में जो परचेजिंग पावर रूरल इंडिया में अनलीश करेंगे, चाहे इलेक्शनरिंग के लिए करेंगे, चाहे पब्लिसिटी के लिए करेंगे, चाहे गवर्नमेंट की स्कीम आएंगी, इनको डायरेक्ट बेनिफिट होगा एग्री प्रोडक्ट्स को। उस हिसाब को देखते हुए कई एमएनसी कंपनी अच्छी है एग्री सेक्टर में, तो एक आध इंडियन कंपनी अच्छी है, खासकर एग्री एक्सपोर्ट्स में अच्छी कंपनियां हैं। उसको देखते हुए इस सेक्टर पे आई थिंक हमको अबव मार्केट रिटर्न मिलने की बहुत उम्मीद है, और इसलिए काफी सारा हमारा इन्वेस्टमेंट उस तरीके से जा रहा है। क्या बाजार में ग्लोबल आशंकाओं के बीच आशाएं जन्म ले रही हैं? क्या अब धीरे धीरे खरीदारी की जा सकती है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब बात रोजगार की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 71,000 युवाओं को नौकरी पत्र सौंपे हैं। केंद्र सरकार की रोजगार मेला स्कीम के तहत पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया। केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में युवाओं को नौकरी दी गई। इससे पहले जनवरी में पीएम ने रोजगार पत्र बांटे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए हमारे युवाओं को प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। विकसित भारत की संकल्प से सिद्धि के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार के साथ ही गुजरात से लेकर असम तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है और नतीजों की शुरुआत हो चुकी है। कल टीसीएस के बाद आज इन्फोसिस के नतीजे आ गए हैं। इन्फोसिस के नतीजों पर अगर गौर करें तो मुनाफा यहां 6,130 करोड़ का है, जो कि अनुमान 6,553 करोड़ का था। इन्फोसिस के नतीजों को समझने के लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी हर्षदा सामंत हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके पास। हर्षदा, कैसे हैं इन्फोसिस के नतीजे? अगर जो सरसरी नजर में डाल रही हूं तो मुनाफे का जो आंकड़ा आपने पढ़ा है 6,130 करोड़, ये अनुमान से काफी कम है। करीब 400 करोड़ का मिस यहां पर आता हुआ
दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ रुपी रेवेन्यू का आंकड़ा आया है और वहां पर भी अगर आप गौर करें तो इतनी ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। 37,441 करोड़, हालांकि अनुमान 38,830 करोड़ का था। तो बेसिक नंबर्स जो रुपी रेवेन्यू और साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी के आए हैं, वहां पर आप कह सकते हैं मिस है। साथ ही आप ध्यान दीजिएगा, इन्फोसिस एक गाइडेंस देती है। गाइडेंस का आंकड़ा मेरे हाथ में आ चुका है। नए वित्त वर्ष FY24 के लिए कंपनी ने रेवेन्यू गाइडेंस दिया है 4 से 7% का। याद रहे जो हमारा अनुमान था वो 6 से 8% के रेवेन्यू गाइडेंस का था, तो ये एक बड़ा मिस है। क्लियरली सेंटिमेंट में बदलाव जिसका उल्लेख कल TCS ने किया था, वही इन्फोसिस की तरफ से भी इशारा है। मार्जिन गाइडेंस कंपनी कह रही है मार्जिन का जो बैंड रहेगा वो करीब 20 से 22% के बीच रहेगा। एक्सपेक्टेशन थी 21 से 23% के मार्जिन की बैंड की। गाइडेंस की मैं बात कर रही हूं, तो गाइडेंस उम्मीद के मुताबिक नहीं है, वहां पर एक मिस देखने को जरूर मिल रहा है और लोअर एंड की तरफ एक खिसकता हुआ गाइडेंस दिखाई दे रहा है। तो EBITDA मार्जिन गाइडेंस 20 से 22% वर्सेस एक्सपेक्टेशंस 21 to 23%, वो आंकड़े फ्लैश होंगे। साथ ही साथ रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस भी कंपनी ने काफी कम किया, 4 से 7%। इस तिमाही के लिए जो EBITDA मार्जिन आया वो करीब 21% है, जहां पर अनुमान था 21.5% का। तो ठीक इन्फोसिस का भी परफॉर्मेंस वैसा ही रहा है जैसे TCS का था। मार्जिन्स पर हल्का सा दबाव देखने को मिल रहा है। अब यहां पर देखना यह होगा कि कंपनी की कमेंट्री कितनी बदलती है। कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर आप ध्यान दीजिएगा, 3.2% का डिक्लाइन कंपनी ने डिलीवर किया है। ये एक बड़ा नेगेटिव है। डिक्लाइन देखने को मिला है 3% का, जहां पर एक्सपेक्टेशन था करीब 0.4 से 0.45% तक की ग्रोथ का। तो क्लियरली जो पेन है BFSI सेगमेंट में, जिसकी बात बार बार कल TCS की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई थी, उसी के अंश और उसी के कुछ साइंस इन्फोसिस के इन कोर नंबर्स में भी देखने को मिल रहे हैं। डॉलर रेवेन्यू इस तिमाही में 2.2% डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर उम्मीद थी 1.33% तक का इजाफा देखने को मिलेगी। ये आंकड़े अगर आप देखें तो अच्छे नहीं हैं, ग्रोथ गाइडेंस कम हुई है और Q4 में जाहिर तौर पर पेन देखने को मिला है। और मैं ज्यादा सरप्राइज नहीं होंगी कि कमेंट्री भी कंपनी की बहुत ज्यादा सबड्यूड रहेगी, जैसे हमने TCS की तरफ से भी सुना था, जहां पर उन्होंने कहा था कि जनवरी और मार्च की तिमाही में के महीनों में अचानक सेंटिमेंट बदला है। ये जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं और खासतौर से गाइडेंस का जो आंकड़ा आया है वो उसी सेंटिमेंट और बिगड़ते सेंटिमेंट की तरफ से इशारा है। कुछ देर में ऑफ कोर्स मैनेजमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि किस सेक्टर में और खासतौर से BFSI में कितना पेन है। लेकिन जो फौरी नजर हमने डाली है नंबर्स पर, खराब परफॉर्मेंस और खराब गाइडेंस। जी, तो कुल मिलाकर कल TCS के बाद आज इन्फोसिस में भी एक तरीके से निराशा, क्योंकि अनुमान के मुताबिक नहीं आए हैं नतीजे। बहुत शुक्रिया अर्शदा तमाम डिटेल्स के लिए आपका। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहें हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे कोरोना की, जो देश में एक बार फिर से तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। बीते 2 दिनों में कोरोना के मामले डबल हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 45,000 के करीब पहुंच गई है। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहां पर बीते एक दिन में कोरोना के 1,149 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद यहां पॉजिटिविटी रेट 23.8% हो गई है। बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली एम्स ने सभी कर्मचारियों के लिए मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी सभी हॉस्पिटल्स में मास्क अब जरूरी कर दिया गया है। कोरोना के लगातार बढ़ते नंबर्स के बीच आपके लिए कितनी चिंता की बात है? वैक्सीन से लेकर सावधानियों तक क्या क्या आपको रखना है ख्याल? देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। और अब बात लैम्बोर्गिनी की, जिसने आज भारत में अपनी नई कार उरूज एस को लॉन्च कर दिया। उरूज एस परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार है, SUV है ये। लैम्बोर्गिनी ने उरूज परफॉर्मेंट वेरिएंट के बाद से ये दूसरा वेरिएंट लैम्बोर्गिनी उरूज एस लॉन्च किया है। उरूज एस 305 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ये स्पोर्ट्स SUV है। इसकी कीमत 4.18 करोड़ रुपए तय की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय कुमार। संजय जी बताइए इस कार की और क्या क्या है खासियत? लैम्बोर्गिनी इंडिया ने अपनी परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स SUV उरूज एस लॉन्च कर दी है और इस गाड़ी की कीमत है 4 करोड़ 18 लाख रुपया। खासियत क्या है? खासियत है इसकी पावर, परफॉर्मेंस और एक
प्रैक्टिकल स्पोर्ट्स एसयूवी है। इंजन की बात करें तो इसमें 4 लीटर का V8 इंजन है जिसका पावर आउटपुट है 666 bhp। जी हाँ, और ये 3.5 सेकंड में 100 किलोमीटर स्पीड छू लेती है और इसमें आराम से 4 लोग बैठकर सफर कर सकते हैं। और जो इसकी टॉप स्पीड है वो है 305 किलोमीटर। जी हाँ, और स्पोर्ट्स एसयूवी होने के बावजूद भी जो इसमें बूट स्पेस है काफ़ी ज़्यादा, 600 से कहीं ज़्यादा। और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है मत पूछिए, क्योंकि जो इसका जो टायर का साइज है जो बेस मॉडल में मिलता है वो है 21 इंच। आप इससे 23 इंच तक करके जा सकते हैं। फिलहाल पिछले साल कंपनी लैम्बोर्गिनी इंडिया उरुस की 92 यूनिट बेची थी और इस साल कंपनी का कहना है कि वो ट्रिपल डिजिट में बेचेगी। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका संजय। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।